Good afternoon, everyone. मेरी आवाज आ रही है सभी को? यस मैम आ रही है। Okay. So today we shall learn about the meaning of infant disease, type of infant disease, what are the minor elements. मीन्स जो इन्फेंट यानी कि जो नवजात शिशु होते हैं उनमें कौन कौन सी बीमारी उनमें जो बीमारियां होती हैं उनका क्या अर्थ होता है, बच्चों में कौन कौन सी डिसीज हो सकते हैं, व्हाट आर द माइनर एलिमेंट्स, नवजात शिशु में जो शारीरिक विषमताएं आती हैं वो कौन कौन सी हो सकती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल we will discuss about the infant disease. Harmful substance or microorganism may enter foods at any stage of the processing. Meaning of infant disease: harmful substance or the microorganism harmful substance or the microorganism may enter food at any stage of the processing, growing, storing, etc. Consumptions of such foods may then cause symptoms of the food poisoning. Harmful substance means हानिकारक पदार्थ जो हमारे अंदर चले जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि सूक्ष्म जीवाणु के द्वारा चले जाते हैं। किसके थ्रू जाते हैं? फूड के थ्रू, खाने के थ्रू, खाना बनाते समय, उगाते समय या स्टोर रखते समय। जब हम खाने को पका रहे हैं या फिर अनाज को, खाने को उगा रहे हैं या हमने स्टोर करके रखा हुआ है, तो उस फूड पर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीवाणु चिपक जाते हैं और वो हमारे अंदर बॉडी में प्रवेश कर जाते हैं खाने के थ्रू। वो हमारे शरीर के अंदर पानी के थ्रू भी जीवाणु चले जाते हैं। चोट लगने पर भी कुछ जीवाणु हमारे अंदर चले जाते हैं। कोई हमारे इंजरी हो गई है बच्चों को, तो इन्फेक्शन से भी क्या होता है, ये जो जीवाणु है हमारे अंदर, बच्चों के अंदर चले जाते हैं। फूड के थ्रू जो या पानी के थ्रू जो जीवाणु शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं उसके कारण फूड पॉइजनिंग हो जाती है बच्चों में, नवजात शिशु में। सो ये एक साइकिल के रूप में काम करता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर द फूड। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, छोटे छोटे सूक्ष्म जीवाणु हैं, फूड के अंदर एंटर करते हैं। चाइल्ड कंज्यूम फूड। बच्चा उस फूड को खाता है, उस भोजन को खाता है, जिसके कारण वो जो जीवाणु हैं वो भोजन के थ्रू बच्चे के अंदर चले जाते हैं। चाइल्ड गेट्स इन्फेक्टेड, फूड पॉइजनिंग। और बच्चा जो सा है वो इन्फेक्टेड हो जाता है और उसे फूड पॉइजनिंग हो जाती है। यह एक साइकिल के रूप में काम करता है। टाइप्स ऑफ इन्फेंट डिसीज।
जो नवजात शिशु हैं उनको किस किस प्रकार की डिसीज मतलब बीमारियां हो सकती हैं। द फर्स्ट वन इज कॉलिक, उदर, जिसे हम हिंदी में कहते हैं उदर। कॉलिक डिसीज में क्या सिम्टम्स होते हैं? इसमें बच्चे के पेट में दर्द होगा, पेट में स्वेलिंग आ जाएगी, बच्चा रोने लग जाएगा, पेट में ऐसा उसको लगेगा कि उसके पेट में गैस बन रही है, उसके पैर जो से वो ठंडे होने लग जाएंगे। तो ये सब जो सिम्टम्स हैं कॉलिक डिसीज के हैं। जब आपको ऐसा लगता है कि नवजात शिशु में ये सिम्टम्स नजर आ रहे हैं, इट मीन्स उसे कॉलिक डिसीज हो गई है। नेक्स्ट है कॉन्स्टिपेशन, यानी कि उसको स्टूल नहीं आ रहा है। तो बच्चे को एक दो दिन से स्टूल पास नहीं हो रहा है, तो इट मीन्स उसको क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है छोटे बच्चों को। ठीक है। तो उसका पेट दर्द होगा बच्चे का, वो रोएगा कंटिन्यूसली। तो ये उसके सारे क्या सिम्टम्स होंगे। नेक्स्ट हमारे पास है कॉन्स्टिपेशन। इसमें क्या होता है, बच्चा जो सा है, जो नवजात शिशु है, उसका स्टूल पास नहीं होगा 2 दिन तक, एक दिन तक। जो बच्चा है स्टूल पास नहीं करेगा, उसके स्टमक में पेन होगी, उसके पेट में गैस बन जाएगी और वो कंटिन्यूसली रोने लगेगा। तो ये पहचान होती है कॉन्स्टिपेशन की। नेक्स्ट हमारे पास है डायरिया। डायरिया में क्या होता है, कंटिन्यूसली स्टूल पास हो रहा है। तो इससे क्या होता है कि बच्चा वीक हो जाता है, उसको भूख नहीं लगती है, उसको बार बार वॉमिटिंग आने को होती है। और इस सिचुएशन में बच्चे को क्या करना चाहिए, ओएसआर का घोल देना चाहिए, जिससे बच्चे के शरीर में पानी की कमी ना हो, डिहाइड्रेशन ना हो बेसिकली। तो ये कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, ये और कॉलिक, ये तीनों आपस में कनेक्ट है। तो इन तीनों सिचुएशंस में बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, डॉक्टर के कंसर्ट में लेके जाना चाहिए, क्योंकि डायरिया से बच्चे को डिहाइड्रेशन हो सकती है। नेक्स्ट हमारे पास है कॉमन कोल्ड, सामान्य जुकाम। जैसे ही वेदर चेंज होता है, विंटर्स में बच्चों को जुकाम लग जाता है, या फिर किसी के संपर्क में आने से, बच्चा स्कूल में जाता है पढ़ने के लिए, तो वहां पर जो उसकी पीयर ग्रुप है, जिन बच्चों के साथ बैठा है, तो किसी को कोल्ड होगा तो उस बच्चे को भी कोल्ड हो जाता है। तो इन या फिर छोटे बच्चों को तो वैसे ही बहुत जल्दी जुकाम हो जाता है, थोड़ा सा मौसम चेंज हुआ तो उनको सामान्य बुखार जुकाम हो जाता है। तो इस स्टेज में बच्चे को क्या करना चाहिए, इसमें कॉमन कोल्ड में बच्चे के अंदर विटामिन सी की कमी हो जाती है, तो उसको गर्म पानी देना चाहिए, उसको गर्म कमरे में रखना चाहिए विंटर के सीजन में, अगर उसको कोल्ड हो जाता है तो। नेक्स्ट हमारे पास है स्पाम्स, एठन। छोटे बच्चों में अक्सर ये एठन की प्रॉब्लम हो जाती है, उनके हाथ पैर में खिंचाव होने लग जाता है, बॉडी में खिंचाव होगा, उनकी ब्रीथिंग जो सी है वो हैवी हो जाएगी, आईज जो से उनकी फिक्स हो जाती है, या आईज उनकी अ, दूसरे शब्दों में कहें तो या तो उनकी जो आईज है वो एक जगह टिक जाएंगी, या फिर क्या होंगी, वो रोटेट करेंगी, मूव करेंगी। और ऐसी सिचुएशन में बच्चों को कई बार फीवर भी आ जाता है। गुड तो आफ्टरनून मैम। जी गुड आफ्टरनून। तो ऐसी सिचुएशन में आप जो बच्चा है उसको डॉक्टर के पास लेकर जाएं, डॉक्टर के कंसल्ट में लेकर जाएं। नेक्स्ट हमारे पास है क्रूप। ग्रुप में से होता है कि आपके जो वोकल कोड होता है, बच्चे का जो वोकल कोड होता है, एक इन्फेंट यानी कि नवजात शिशु का जो वोकल कोड होता है, उसमें स्वेलिंग आ जाती है।
गले में सूजन आना, क्रॉप को कहेंगे गले में सूजन आना। तो ऐसी सिचुएशन में बच्चा कुछ खा नहीं पाता, ना खाने से वो कमजोर हो जाता है। तो आपने क्या करना है उसका, और इस सिचुएशन में बच्चे को फीवर भी आ जाता है, तो इस सिचुएशन में क्या करना है, बच्चे का फीवर चेक करना है, उसके हाथ पैर मलते रहना है क्योंकि हाथ पैर भी उसके ठंडे हो जाते हैं, और डॉक्टर के पास उसको इमिजिएटली लेकर जाना है। नेक्स्ट हमारे पास है स्वेलिंग। स्वेलिंग, तो इसमें क्या होता है कि बच्चे के बॉडी पे कहीं भी स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है, बच्चा कंटिन्यूअसली रोता है। तो इस सिचुएशन में भी आप क्या करेंगे, उस बच्चे को क्या करेंगे, रिकमेंड करेंगे, डॉक्टर के पास लेके जाएंगे। तो ये है हमारे पास टाइप्स ऑफ इन्फेंट डिसीजेस: कॉलिक, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, कॉमन कोल्ड, स्पान्स, क्रोप, स्वेलिंग। मैम क्रॉप्स का बता दो प्लीज एक बारी। क्रोप मीन्स होता है कि गले में, वो हमारे जो बच्चा होता है उसके गले में एक वोकल कॉर्ड होता है, उसके अंदर स्वेलिंग आ जाती है। ठीक है जब आप मैम, डॉक्टर और के पास एटन का जाते हैं, मतलब? बच्चा खाना नहीं खा रहा, क्रूप की बात बता रही हूँ कि बच्चा खाना नहीं खा रहा, वो रोई जा रहा है। वो खा क्यों नहीं पा रहा, क्योंकि उसके गले में जो वोकल कॉर्ड है उसमें स्वेलिंग आ गई है, उसके पेन हो रही है। तो ये तभी पता चलेगा जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे। तो डॉक्टर उसके थ्रोट चेक करेगा, तो डॉक्टर ये बताएगा कि ये क्रॉप डिसीज उसको हो गई है, उसके गले में स्वेलिंग हो गई है। स्पाम्स ठीक है मतलब होता मैम। है कि उसके हाथ पैर जो से वो खींचना। कई बार बच्चा, जो छोटा बच्चा होता है, इन्फेंट होता है, वो उसकी जो आईज है वो एक जगह टिक जाती हैं, या फिर कई बार कहता है रोटेट होने लग जाती है, वो बार बार अपनी जो आईज है उनको घुमाए जा रहा है, और हाथ पैर में खिंचाव होगा उसके बच्चे के, आईज या तो फिक्स हो जाएंगी या फिर रोटेट होंगी। ठीक है मैम। ठीक है, और उसको कई बार इनके कारण, जब ये जो प्रॉब्लम ज्यादा हो जाती है तो उसको फीवर भी आ जाता है। नेक्स्ट करें आगे। यस मैम। टाइप ऑफ डिसीज रिलेटेड टू स्किन। जो नवजात शिशु होते हैं उनकी वो कुछ डिसीज हो जाती हैं स्किन से रिलेटेड। फर्स्ट वन इज इरिटेटेड स्किन। बच्चों को क्या होता है, इरिटेशन होने लग जाती है छोटे बच्चों को। मान लीजिए उन्होंने गीले कपड़े पहने हैं, वो गीले हो गए हैं, तो गीले कपड़ों से उनको इरिटेशन होनी शुरू हो जाती है, और फिर वो बीमार पड़ जाते हैं। या एक छोटा बच्चा है, नवजात शिशु की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, अगर मान लो स्टूल के लिए उसके डाइपर लगाया और वो चेंज नहीं किया जाता, तो उसके कारण भी क्या होता है, स्किन पे रैशेज हो जाएंगी या उसको इरिटेशन होनी शुरू हो जाती है। तो उससे क्या होता है, उसकी स्किन इरिटेट करना शुरू कर देती है। तो इसे हम कहेंगे इरिटेटेड स्किन। नेक्स्ट हमारे पास है हीट रश। गमोरिया लाइक गर्मी हो जाती है, बच्चों के शरीर पे छोटे छोटे दाने से हो जाते हैं, जिससे हम कहते हैं कि बच्चों को गर्मी निकल आई है बॉडी में। तो उस सिचुएशन में बच्चों को बॉडी पर पाउडर का यूज करना चाहिए, और उसको लूज क्लोथ मतलब लूज कपड़े पहनाने चाहिए, ताकि बच्चों को हीट रैश ना हो। नेक्स्ट हमारे पास है हीट बोल्स। हीट बोल्स होते हैं जो बच्चों के, हम कहते हैं ना, बॉडी के ऊपर कहीं पर भी हीट बोल्स मतलब होते हैं कि दाने निकल आना, जैसे हम कहते हैं कि पस पड़ गई बच्चे के, पानी वाले जो दाने होते हैं जिसके अंदर पानी भरा होता है, ऐसे बच्चों की बॉडी पे कई बार हो जाते हैं, उसे हम कहते हैं हीट बोल्स, जिसे हम कहते हैं पानी वाले फोड़े भी कई बार कह देते हैं। तो इस सिचुएशन में भी बच्चों को क्या करना है, आपने ढीले कपड़े पहनाने हैं, और डॉक्टर के पास लेकर जाएं बच्चे को। तो बच्चे जो डॉक्टर होता है प्रिस्क्राइब करता है ट्यूब उससे रिलेटेड। नेक्स्ट हमारे पास है इचिंग हो जाना, यानी कि खुजली हो जाना।
चेहरे पे हो जाती है कभी, बॉडी की किसी पार्ट पे भी इचिंग होना, तो छोटे बच्चों को ये प्रॉब्लम भी हो जाती है। ये स्किन से रिलेटेड डिसीज है सारी बेसिकली। नेक्स्ट हमारे पास है एग्जाम। इसमें क्या होता है कि बच्चे के चेहरे पे ना सूखे धब्बे पड़ जाते हैं वाइट रंग के, आईज के पास, आंखों के पास, आईब्रो के पास बेसिकली, नीज पे भी कभी कभी हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है वॉर्म इन्फेक्शन। वॉर्म इन्फेक्शन भी इसी कैटेगरी में आता है आपके पास। सो दीज ऑल आर द टाइप ऑफ डिसीजेस रिलेटेड विद द स्किन। कि जो इन्फेंट होते हैं, नवजात शिशु होते हैं, उनको स्किन से रिलेटेड ये सभी डिसीजेस हो जाती हैं। इरिटेटिंग स्किन, कभी उनकी जो स्किन है वो इरिटेट होने लग जाएगी, इरिटेशन हो जाती है। कभी कभी उनकी बॉडी पे रैशेस पड़ जाते हैं। कभी कभी उनके जो उनसे हैं पानी वाले जो जो हम कहते हैं दाने हो गए बॉडी पर, वो हो जाते हैं हीट बोल्स। इसी मतलब खुजली हो जाती है बच्चों को। नेक्स्ट हमारे पास है एग्जाम एंड द वॉर्म इन्फेक्शन। ये भी की सेम कैटेगरी के, चेहरे पर उसके क्या होते हैं, दाने होने शुरू हो जाते हैं, सूखे धब्बे व्हाइट कलर के हो जाते हैं। और ये कहाँ पर होते हैं, आईज के पास, जिसे हम दाग धब्बे भी कह देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है माइनर एलिमेंट्स। Minor elements are generally defined as the medical conditions that we resolve on their own and can be reasonable self-diagnosed. ये ऐसे माइनर एलिमेंट्स होते हैं जो एक मेडिकल कंडीशन जो सी है के रूप में डिफाइन किए जाते हैं। और ये ऐसे होते हैं जिनको हम खुद ही डायग्नोज कर लेते हैं, खुद ही पहचान लेते हैं कि डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं होती। जो पेरेंट्स हैं उनको खुद ही लगता है कि बच्चा जो है वो नॉर्मल नहीं है, इसको कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर हो रही है। और इसमें क्या करते हैं पेरेंट्स जो होते हैं बच्चे को खुद ही दवाई दे देते हैं और उसे ठीक कर देते हैं। लाइक बच्चे को छोटी मोटी कोई चोट लग गई तो क्या करेंगे, बैंडेज लगा देंगे, ब्लीडिंग होनी शुरू हो गई। सो दीज आर द माइनर एलिमेंट्स which are the we can say which are the self diagnosed and self managed. So we have categorized the minor elements in this way: headache, back pain, insect bites, heartburn, nasal congestions. First of all, we will discuss about the headache. हेडेक मीन्स बच्चे को पीछे बैक में पेन हो रही है, बच्चा रो रहा है, तो जो छोटा बच्चा होता है वो बार बार अपनी सिर पर सॉरी हेड पे मतलब सिर पर हाथ रखेगा। तो इस सिचुएशन में क्या करना है, बच्चे का हल्का हल्का सिर दबाना है। नेक्स्ट हमारे पास है बैक पेन। बच्चे के बैक में पेन होती है, तो इस टाइम आप क्या कर सकते हैं, उसको थोड़ा सा सेक दे सकते हैं दोनों तरफ हीटिंग पैड से, हल्का हल्का सेक करें। या गर्म पानी की बॉटल्स रख सकते हैं ताकि बच्चे को थोड़ा सा रिलीफ महसूस हो। नेक्स्ट हमारे पास है इंसेक्ट बाइट्स। कि बच्चा जैसे मान लीजिए एक रूम में बैठा है, छोटे बच्चे जो से जिस रूम में रहते हैं आसपास कोई बच्चे को काटते हैं, तो इससे भी क्या होती है, बच्चे की जो है बॉडी में इंफेक्शन हो जाती है। तो इसका सोल्यूशन क्या है कि अ, बच्चे की बॉडी पर ऑडोमास लगाई जाए या फिर गुड नाइट लगाई लगाई जाए कमरे में। नेक्स्ट हमारे पास है हॉर्ट। हार्ट बर्न में क्या होगा कि बच्चे के जो से
दर्द होता है हार्ट के अंदर, बच्चे को ब्रीदिंग नहीं आएगी, बच्चे को ब्रीदिंग आने में प्रॉब्लम होती है, तो इन दैट सिचुएशन अगर मान लीजिए सिचुएशन कंट्रोल में है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, न्यूमलाइजर से उसको दे सकते हैं न्यूमलाइजर। नेक्स्ट हमारे पास है नेजल इंजेक्शन। मीन्स क्या होता है कि उसके नोज में कोई प्रॉब्लम आ रही है, सांस नहीं लिया जा रहा नोज से, तो इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, उसको स्ट्रीम देंगे, ताकि उसका जो है बच्चे का नाक खुल जाता है, या उसको न्यूमलाइज करेंगे। तो ये हमारे पास थे माइनर एलिमेंट्स, और इनके कारण क्या क्या इन्फेक्शंस हो जाती हैं। फर्स्ट वन इज द नोज ब्लीडिंग। बच्चे के क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली छोटे बच्चों के क्या होता है, कई बार नाक से खून बहता रहता है कंटिन्यूटी में, जिसे हम क्या कहते हैं कई बार कहते हैं ना कि बच्चे को नक्सीर आ गई। तो इसका भी आप सोल्यूशन खुद घर पे कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कोल्ड एंड कफ। जैसे ही वेदर चेंज होता है तो बच्चे को कोल्ड हो जाता है, कफ हो जाता है, कोई गले में इन्फेक्शन हो गई है। तो बेसिकली जब सर्दियों का मौसम होता है तो बच्चों को अक्सर कोल्ड एंड कफ हो जाता है। तो इस सिचुएशन में बच्चे की केयर करने के लिए क्या करना चाहिए, उसको गर्म कमरे में रखना चाहिए, उसको पूरे वार्म क्लोथ पहनाने चाहिए, उसको नंगे पैर नहीं घूमने देना चाहिए, सॉक्स पहना के रखना चाहिए, ताकि कोल्ड में उसके कफ में रिकवरी हो सके। बर्न एंड स्कूल्स। कई बार क्या होता है कि बच्चे का ना हाथ कहीं जल जाता है, या कोई गर्म चीज के संपर्क में आने के बाद उसको इन्फेक्शन हो जाती है। तो इस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं, बरनॉल लगा सकते हैं, एंटीसेप्टिक क्रीम लगा सकते हैं इन्फेक्टेड एरिया पे जहां पर वो बर्न हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास है वॉमिटिंग एंड हेडेक। बच्चे को क्या होता है, कई बार कंटिन्यूसली वॉमिटिंग कर रहा है, वो करे करे जा रहा है, तो इससे क्या होता है, उसकी जो सा है बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन होने के चांसेस होते हैं, यानी कि पानी की कमी होने के चांसेस होते हैं। तो आपको क्या करना है, धीरे धीरे उसको कुछ कुछ टाइम पर OSR घोल देते रहना चाहिए बच्चे को, उसको थोड़ी थोड़ी लिक्विड डाइट देनी चाहिए, ताकि जो इन्फेक्शन है वो कम हो सके और बच्चों को डिहाइड्रेशन ना हो। नेक्स्ट हमारे पास है कंजक्टिविटीज। कंजक्टिविटीज क्या होती है, कंजक्टिविटी मीन्स होता है आँख आना। देखा होगा आपने, छोटे बच्चों को आँख आ जाती है, आँख में स्वेलिंग आ जाती है, रेडिश हो जाती है आईज। इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे कि बच्चे को गॉगल्स पहना के रखेंगे, आंखों पे उसके चश्मा लगाकर रखेंगे, तो और उसको किसी के संपर्क में नहीं आने देंगे। कि इससे क्या हो जाता है कि कहते हैं ना, आंख आ गई, एक एक बच्चे के संपर्क से दूसरे को भी आ जाती है, जो उसको देखता है उसको भी आ जाती है। तो जो कंजक्टिविटी है, इसमें आप क्या करेंगे, बच्चे को उसकी आईज को बार बार वॉश करवाएंगे, और जो हैंड्स होते हैं, हैंड्स को आईज के पास से लेके जाने जाने देंगे, जो उसके हाथ है वो उसकी आंखों में ना लगे, फिंगर्स। और टाइम टू टाइम आप आईज को क्लीन करते रहें, जिससे जो कंजक्टिविटीज होती है उससे होने वाली इन्फेक्शन से क्या होता है, बचा जा सकता है, या उसे कम किया जा सकता है। इसके अलावा भी कुछ डिसीज होती हैं,
वो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगी। ने भी बंद की है। नेक्स्ट हमारे पास कुछ डिसीज और भी हैं। चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स को हम हिंदी में कहते हैं छोटी माता। इसके क्या क्या कारण होते हैं? ये जो सी चिकन पॉक्स है वो हवा के संपर्क में आने से बच्चों के अंदर फैलता है। और ये किसके थ्रू आता है? थूक के, नाक के, मलमूत्र आदि के द्वारा ये एक बच्चे से दूसरे बच्चे में फैल जाता है। इसके क्या क्या लक्षण होते हैं चिकन पॉक्स के? यू कैन राइट डाउन ऑल द पॉइंट्स जो मैं आपको बता रही हूँ। आप वो पॉइंट्स को नोट डाउन कर सकते हैं। जो चिकन पॉक्स है उसके क्या क्या लक्षण होते हैं? इसमें बच्चे को जो है सिर दर्द होगा, बेचैनी होगी, आंखों में भारीपन होगा। 1 या 2 दिन के बाद क्या होता है, बच्चे के शरीर में छोटे छोटे दाने निकलने लग जाते हैं। और फीवर जो है वो बहुत ज्यादा तेज होगा, नाक से पानी निकलने लग जाएगा। और फिर ये जो दाने होते हैं कुछ टाइम बाद सूख जाते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि ये बॉडी पर निशान भी छोड़ जाते हैं। तो इस सिचुएशन में जो इन्फेक्टेड पर्सन है, ये बच्चा है, उसका इलाज कैसे करेंगे हम? जो बच्चा है जिसको चिकन पॉक्स हुए हैं, उसके कमरे में उसके जो कपड़े वो पहन रहा है और जो बर्तन है उसको अच्छे से आप क्या करेंगे, साफ सुथरा रखेंगे। और जो रोगी है उसको कम नमक वाला भोजन देना देंगे। और रोगी जो भी जिसको चिकन पॉक्स निकले हैं उनको प्रॉपर रेस्ट दिया जाना चाहिए। अगर बच्चे को खुजली होती है तो उसको आपने क्या करना है, हल्के रुई से हल्का हल्का सा उसको हेल्प करें, ताकि जो बच्चा है उसको आराम मिल सके। और इसको बचने के क्या उपाय हैं? बच्चे के जो वस्त्र हैं उसको कीटनाशक घोल से साफ करना चाहिए। लाइक पानी के अंदर थोड़ा सा डिटॉल की ड्रॉप्स डाल दी जाए और फिर बच्चे के कपड़े को वॉश किया जाना चाहिए। बच्चा जो भी यूरिन पास करता है, स्टूल पास करता है, उसको अलग से किसी गड्ढे में दबा देना चाहिए। जो रोगी है उसके संपर्क में अन्य व्यक्ति को ना आने दें। और जो भी उसके चिकन बॉक्स निकले होते हैं जब वो सूख जाते हैं तो उनको जो पपड़ियां सी निकलती हैं उसको आपने क्या करना है, जला देना है इकट्ठे करके। क्योंकि अगर वो जो पपड़ियां हैं वो किसी और के संपर्क में आई तो वो भी इन्फेक्टेड हो जाएगा। जो रोगी है जिस बिस्तर पे वो बच्चा लेटा हुआ है उसको भी आपने गर्म पानी से धोना चाहिए। और सबसे मेन पॉइंट ये है कि जब बच्चे को ये डिसीज हुई है तो कम से कम 1 हफ्ते तक उसको आपने विद्यालय नहीं भेजना। नेक्स्ट हमारे पास है whooping कफ, जिसे हम हिंदी में कहते हैं काली खांसी।
हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास है whooping whooping cough। whooping cough मीन्स काली खांसी। जो काली खांसी होती है ये एक बहुत भयंकर रोग है जो बच्चों के फेफड़ों और हृदय को काफी प्रभावित करती है। और जो इस खांसी का जो टाइम पीरियड रहता है वो 7 से लेकर 20 दिन तक रहता है। इसके क्या कॉजेज होते हैं, क्या कारण होते हैं? जो ये हमारे पर डिसीज होती है इसके जो विषाणु होते हैं वो थूक और स्लाइवा मतलब लार के अंदर होते हैं। ये विषाणु क्या करते हैं, ट्वाइस से या फिर वस्त्रों के ऊपर लग जाते हैं। और जब कोई और बच्चा उसको अपने मुंह में डालता है टॉय को, तो वो उसको भी हो जाते हैं। यानी कि ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर जाने वाली डिसीज है। यानी कि एक बच्चे को जिसको कुकर खांसी लगी हुई थी उसने किसी टॉय को मुंह में डाला, और कुछ टाइम बाद किसी और बच्चे ने उस टॉय को मुंह में डाला, तो वो डिसीज उसको भी हो जाएगी। हुपिंग कफ। तो इसके जो हुपिंग कफ होता है, इसमें क्या होता है कि आरंभ में बच्चे को लगातार खांसी आती है जिससे बच्चा रोने लग जाता है। और इसमें जो खांसी आती है वो लगातार चलती रहती है, कम से कम 5 मिनट तो चलती है। बच्चे की नाक बहने लग जाती है, बच्चे को छींकें आने लग जाती हैं, और उसकी आंखें और मुंह दोनों ही लाल हो जाते हैं। और कई बार क्या होता है, बच्चे को खांसते खांसते उल्टी भी आ जाती है। और इससे क्या होता है, बच्चा जो सा है वो डे बाय डे वीक हो जाता है, कमजोर हो जाता है खांसी के कारण। हुपिंग कफ के कारण बच्चा भी जो सा है वो वीक हो जाता है। अब इसके क्या लक्षण है? अगर जिस बच्चे को काली खांसी है, अगर वो जोर के भी बोलता है और खांसता है या छींकता है, तो उससे जो भी उसके बॉडी के अंदर जीवाणु होते हैं वो दूसरे बच्चे के अंदर एंटर कर जाते हैं, जो बच्चा उसके साथ बैठा होता है। और जो हुपिंग कफ है, अगर वो डिसीज, वो हुपिंग कफ किसी बच्चे को है, अगर उस बच्चे का कोई जूठा भी खा लेता है या फिर उसका पानी भी पी लेता है जूठा, तो दूसरा बच्चा जो उसका पानी जूठा और खाना लेता है, तो वो भी क्या होता है, बीमार हो जाता है, इस रोग से ग्रसित हो जाता है। तो कहना चाहे तो ये जो हमारे पास हुपिंग कफ है, ये स्वस्थ बच्चे को भी बीमार कर देती है अगर वो बच्चा, स्वस्थ बच्चा, किसी हुपिंग कफ से इन्फेक्टेड बच्चे के साथ बैठा हो तो। रोगी का उपचार: बच्चे को एक हवादार कमरे में सुलाना चाहिए।
रो, रोगी को ज्यादा से ज्यादा रेस्ट देना चाहिए। जो रोगी है उसको हल्का खाना देना चाहिए, सादा खाना देना चाहिए। डॉक्टर की कंसल्ट में जाना चाहिए। बच्चे को बार बार खांसियां होती है तो उसको कई बार उल्टी भी आ जाती है। तो इसका जरूर ध्यान रखें कि बच्चे के अंदर पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, डिहाइड्रेशन भी हो जाती है इसके कारण। ऐसे बच्चे की ठंड से और सीलन वाली जगहों से सुरक्षित रखना चाहिए ऐसे बच्चों को। रोग से बचने के उपाय कि इससे आप कैसे बच सकते हैं। जो भी स्वस्थ बालक हैं उनको काली खांसी का टीका लगवाना चाहिए, यानी कि वैक्सीनेशन करवानी चाहिए प्रॉपर। जो बच्चे होते हैं उनका आहार, जो स्वस्थ बच्चे होते हैं उनका आहार, जो से खाने का आहार हल्का होना चाहिए और पौष्टिक होना चाहिए। अगर कोई बच्चा इससे इन्फेक्टेड हो जाता है तो उनके वस्त्रों को बहुत अच्छे से धोना चाहिए। जब वो बच्चा रिकवरी पीरियड में होता है, कि जब बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाता है तो उसके कपड़ों को, जो भी उसके कपड़े थे, जब उसको हुपिंग कफ था, जब वो पहनता था उन कपड़ों को, तो उन कपड़ों को अच्छे से धो देना चाहिए जब वो ठीक हो जाता है बच्चा तो। बच्चे की ठंड और खांसी से विशेष ध्यान रखना चाहिए सर्दियों में। और डॉक्टर के संपर्क में जाना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस को कहते हैं क्षय रोग। क्षय रोग यह बेसिकली क्या होता है, किसी के संपर्क में आने से होता है ट्यूबरक्लोसिस, जिसे हम क्षय रोग भी कहते हैं। क्षय रोग के जीवाणु जो है वो वायु के द्वारा बच्चे में प्रवेश करते हैं। और ये कहाँ पर, बच्चे के फेफड़ों के अंदर अपनी जगह बनाते हैं। जो ये विषाणु होते हैं, जो रोगाणु होते हैं, बच्चे के फेफड़ों पर और कोई और कोमल जगहों पर क्या करते हैं, अटैक करते हैं। और इस सिचुएशन में क्या होता है, जो बच्चा है वो डे बाय डे क्या होता है, वीक होना शुरू हो जाता है। और हमारे देश में 5 लाख से अधिक जो बच्चा है वो इस डिसीज के कारण मृत्यु का शिकार हो रहे हैं। इस डिसीज के कारण डेथ रेट बढ़ गई है हमारे इंडिया में। नेक्स्ट हमारे पास है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया मीन्स
यह भी एक संक्रामक रोग है। यह हमारे पास जो है, डिप्थीरिया किसके कारण होता है? क्लेब्स ल्यूफर नामक इंसेक्ट होता है, उसके कारण होता है। जो ये जीवाणु होते हैं, कहाँ पर होते हैं? ये जीवाणु गले में और श्वसन में, यानी कि नोज और माउथ के अंदर एंटर करते हैं बच्चे के अंदर। और इनके क्या क्या लक्षण होते हैं? इसके क्या क्या लक्षण होते हैं? इसमें क्या होता है कि बच्चे की जो सा जबड़ा है, यानी कि टीथ है, और जो उसकी नेक है, उसमें कहते हैं स्वेलिंग आ जाती है। बच्चे को सांस लेने में दिक्कत होती है, पानी पीने में प्रॉब्लम होती है। शुरू शुरू में क्या होता है, बच्चे का जो सा है वो गला में पेन होती है, गला खराब होता है। और जो भी ये हमारे पास बच्चों के संक्रामक विषाणु होते हैं, वो ब्लड सेल्स, ब्लड के अंदर चले जाते हैं। तो इसका एज ग्रुप क्या होता है? यह जो डिसीज होती है 3 से लेके 5 वर्ष तक के बच्चों के अंदर होती है। ये जो न्यूली बोर्न चाइल्ड है, जो नवजात शिशु होते हैं, उनके ऊपर इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं करती। क्योंकि उस टाइम जो बच्चा होता है वो मदर फीड ले रहा होता है, तो उस टाइम बच्चे के ऊपर कोई ये डिसीज नहीं हो पाती। किस वेदर में होती है ये? हमारे पास विंटर के सीजन में होती है प्रॉब्लम। मंथ नवंबर और दिसंबर। इसका टाइम पीरियड क्या होगा? 2 to 5 डेज, 2 से लेकर 5 दिन का इसका टाइम पीरियड होता है। लेकिन कोई एक्सेप्शनल केस होते हैं तो ये जो टाइम पीरियड है वो एक्सटेंड भी हो जाता है, वो बढ़ भी जाता है। तो ये जो विषाणु है ये कैसे बाहर जाते हैं? कई बार बच्चा थूकता है, छींकता है, खांसता है, तो ये जीवाणु बाहर चले जाते हैं। और वही के स्वस्थ बच्चे अगर उसके साथ बैठा है तो उसके अंदर क्या करेंगे, विषाणु जो है वो प्रविष्ट कर जाते हैं। इसका कोष कहाँ से आते हैं बच्चों के अंदर? ये दूषित दूध पीने के कारण, जो दूध होता है वो ठीक नहीं है, या खाने के जो पदार्थ है वो भी ठीक नहीं है, उसके कारण भी ये बच्चे के अंदर एंटर करता है। नेजल मतलब नाक के थ्रू भी ये जो रोग है बच्चे को हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है टाइफाइड। टाइफाइड, जो टाइफाइड है वो उसको हम मोती झरा के नाम से भी जानते हैं। ये सभी पूरे संसार में जो टाइफाइड है ये फैला होता है।
हमारे इंडिया के जो बाहर की कंट्रीज है वहां पर भी बच्चों को टाइफाइड हो ही जाता है अक्सर। तो इसमें क्या होता है कि इसका टाइम पीरियड बहुत ज्यादा होता है, इसमें बच्चा काफी टाइम तक बुखार से ग्रसित रहता है। इसका कोई टाइम पीरियड नहीं होता। और कई बार टाइफाइड इतना बिगड़ जाता है बच्चे का तो उसकी डेथ भी हो जाती है। इसके क्या क्या कॉजेज होते हैं, क्या क्या कारण होते हैं? जो टाइफाइड है वो किस जीवाणु के कारण होता है? सल्मोनेला टाइफिटी के नाम से। सल्मोनेला टाइफिटी के नाम का जो जीवाणु होता है उसके कारण ये टाइफाइड हमारे बॉडी में आता है। इसके जो अ, जीवाणु होते हैं वो बच्चे के मलमूत्र में होते हैं। जो हमारे पास इसका टाइम पीरियड होता है 4 to 40 डेज का होता है। और 7 से 21 दिन तक जो फर्स्ट वीक होता है उसके अंदर नहीं पता चलता कि बच्चे को टाइफाइड है। 1 वीक के बाद ही जो इसके सिम्टम्स होते हैं वो बॉडी के अंदर आने शुरू होते हैं। और 7 से लेकर 11 दिन तक इस बुखार का पता चल जाता है। जो टाइफाइड फैलता है वो दो तरह से फैलता है, एक तो प्रत्यक्ष होता है, दूसरा कहता है अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष मतलब जो दिखाई दे रहा है, जिसको हम फील कर रहे हैं। इसमें क्या होता है कि जो बच्चे की देखभाल कर रहा है प्रत्यक्ष रूप से, उसके बर्तन या फिर मल मूत्र या फिर उसके सामान को जो छूता है, तो उसके छूने से भी दूसरे पर्सन को क्या होता है, वो इन्फेक्टेड हो जाता है, उसको टाइफाइड हो जाता है। तो इसे हम कहेंगे प्रत्यक्ष रूप से, यानी कि डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, डायरेक्ट जो टाइफाइड हुआ है वो क्या हुआ है, उस बच्चे के संपर्क में जो व्यक्ति आता है उसको वो टाइफाइड हो जाता है। दूसरा है अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष दूसरा क्या है कि जल है, दूध है, भोजन है, उसका भी इसके अंदर एक बड़ा रोल प्ले करता है, इसके कारण भी बच्चों को टाइफाइड हो जाता है। फल है, सब्जियां हैं, वो खुले पड़े हुए हैं, तो उसके कारण अगर उनको भी बच्चा इंटेक करता है तो उसके अंदर टाइफाइड उसको हो जाता है। दो कारण हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है इसके लक्षण क्या क्या होंगे। इसमें बुखार जो है 100 से अबव जाएगा, 100, 101, कई बार 104 भी, 104 बुखार भी बच्चे को आ जाता है। मतलब ये एक स्टेपिंग की तरह होता है, पहले कम फिर ज्यादा फिर उससे भी ज्यादा, धीरे धीरे जो सा है ये बढ़ता है। और ये हमारे पास कितने तक रहता है, 3 वीक्स तक रहता है। जो फर्स्ट वीक होगा उसमें फीवर कम होगा, सेकेंड वीक में उससे ज्यादा, थर्ड वीक में उससे भी ज्यादा। सेकेंड वीक में क्या होता है, बच्चों को यूरिन पास होना बंद हो जाता है, पेट में स्वेलिंग आ जाती है। और ये जो कंडीशन होती है सबसे लास्ट की कंडीशन होती है, इसके कारण कई बार बच्चे की जो सी है डेथ भी हो जाती है। और इसमें क्या होता है, जो टंग होती है, जीभ होती है, वो सफेद हो जाएगी, किनारे जो उनसे उसके रेड रेड कलर के, लाल लाल कलर के होने लग जाते हैं। और फिर इसमें क्या होता है कि बच्चे के गले में और कमर में दाने होने शुरू हो जाते हैं, पिंक कलर के, गुलाबी रंग के दाने। नाक से खून निकलने लग जाता है, ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है। 3 वीक के बाद क्या होता है, जो फीवर है वो डाउन होना शुरू हो जाता है। और इसका क्या ड्रॉबैक होता है कि बच्चे के अंदर जो सा है इस फीवर के कारण वीकनेस आ जाती है और वो बहुत ज्यादा कमजोर होना शुरू हो जाता है। इसके उपाय क्या है? जो भी बच्चे को बर्तन दिए जा रहे हैं जिसमें वो खाना खा रहा है उसको किसी और को यूज ना करने दें। जो भी कपड़े वो यूज कर रहा है, जो टावल यूज कर रहा है, उसको कोई और यूज ना करे। जो उसको बच्चे को बॉयल वाटर दिया जाए।
उसके कपड़ों को जो सा रोगनाशक घोल से धोया जाए। जो भी वेजिटेबल्स हैं उसको धोकर प्रयोग किया जाए, साफ। जो भी मार्केट से वेजिटेबल लेकर आते हैं तो पहले उसको धोना चाहिए, फिर उसको कुक करना चाहिए, और फिर बच्चों को देना चाहिए। जो भी खाने पीने की वस्तुएं उनको हमेशा ढक कर रखना चाहिए। जैसे ही पता चले कि बच्चों को टाइफाइड हो गया तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए, डॉक्टर के कंसल्ट में आना चाहिए, और इंजेक्शन अगर डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है तो वो लगवाना चाहिए। सो डियर स्टूडेंट, आज हमने डिसीजेस के बारे में पढ़ा है जो एक नवजात शिशु इन्फेंट चाइल्ड को हो जाती हैं। आई होप you all have learned today's topic very well. So now come to the discussion. जी, हाँ जी, सभी को आज का टॉपिक समझ आया? यस What we मैम। have learned today, आज हमने क्या पढ़ा है? जी, पिंकी जी मैम। बताइए। जी मैम। मैम आज हमने पढ़ा है अ, बाल रोग, मतलब बच्चों को जो बीमारी या रोग लग जाते हैं उसके बारे में। ठीक है, सबसे पहले तो ये बताइए, जो इन्फेंट होते हैं वो कितने से कितनी एज ग्रुप के आते हैं? जो इन्फेंट होता है उसका एज ग्रुप क्या होता है? 2 से 5 मैम। यस, जी। स्टेजेस ऑफ ग्रोथ में हमने पढ़ा है ना, जी। इन्फेंट, चाइल्डहुड, एडोलसेंस, सब पढ़े हैं। ठीक है, जी। तो बताइए अब कौन कौन सी अ, डिसीज होती हैं? एनी टू डिसीज। मैम कोलिक, उदर फूल, मतलब कि पेट में दर्द होना, पेट में स्वेलिंग होना, हाथ पैर का ठंडा हो जाना। जी, और दूसरा दूसरा